हेलो विद्यार्थियों। आज हम प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित विभिन्न विधियों और उनसे संबंधित नियमों का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की, ठीक है, और इससे संबंधित बूस्टर के नियम की। हम सभी जानते हैं कि जब अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है और इसकी ध्रुवता की मात्रा आपतित प्रकाश किरण के लिए बनने वाले आपतन कोण पर निर्भर करती है। आपतन कोण का मान जिस तरह से परिवर्तित होगा, परावर्तित प्रकाश की ध्रुवता भी उसी तरह से परिवर्तित होगी, ठीक है। अब एक विशेष आपतन कोण के लिए, जिसको हम ध्रुवण कोण बोलते हैं या बूस्टर कोण बोलते हैं, के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, ठीक है। इसका प्रायोगिक प्रदर्शन सत्यापन बूस्टर ने किया, जिसको हम बूस्टर के नियम से भी जानते हैं, जिसके लिए परावर्तक माध्यम का परावर्तनांक म्यू या एन से दर्शा सकते हैं। ये बराबर होता है 10 आईपी के, जहां पे आईपी बूस्टर कोण है। तो बूस्टर के नियम से हम इसको समझेंगे। तो बूस्टर के अनुसार यदि हम वायु के सापेक्ष कोई अन्य सघन पारदर्शक माध्यम लें, जैसे कि कांच, जैसे कि जल आदि, और आपतित प्रकाश किरण को ध्रुवण कोण पर आपतित करें तो इसका परावर्तित भाग समतल ध्रुवित होता है एवं इस प्रकाश किरण का कुछ भाग अपवर्तित भी होगा। ये आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। दोनों प्रकाश किरण परावर्तित और अपवर्तित परस्पर लंबवत होती है, यानी कि दोनों के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब बूस्टर के नियम का प्रतिपादन करेंगे। बूस्टर का नियम जैसे कि आपको बताया, एन बराबर होता है 10 आईपी, ठीक है। ये हम स्नेल के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ले या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ले, तो ये होता है n21 और n21 बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। हमें यहाँ पे i का मान चाहिए और r का मान चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं i IP के बराबर है, यानी कि बूस्टर कोण है या ध्रुवण कोण है, वो विशेष आपतन कोण जिसपे परावर्तित प्रकाश आपका समतल ध्रुवित होता है। हम मान रहे हैं कि जो परावर्तन कोण है वो r डैश है और जो अपवर्तन कोण है वो r है। जैसे कि हम जानते हैं परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम से, तो आपका r डैश किसके बराबर होगा, IP के। हमें r की वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसे ज्ञात करने के लिए हम चित्र में ध्यान दें तो y b y डैश, ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, जबकि c b d ये कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर r प्लस r डैश कितने डिग्री का बचा, 90 डिग्री का, ठीक है। यानी कि r बराबर किसके आ गया, 90 माइनस r डैश के, और हम जानते हैं r डैश बराबर है किसके, IP के, ठीक है। तो r बराबर किसके हो जाएगा, 90 माइनस IP। तो इस तरह से हमें r का मान प्राप्त हो जाता है। I का मान आप जानते ही हैं। आगे हम प्रयोग करते हैं और इससे बूस्टर के नियम का प्रतिपादन करते हैं। चलिए उसको प्रतिपादित करते हैं। चित्रानुसार आप देख सकते हैं आपतन कोण IP है और परावर्तन के नियम से r डैश बराबर किसके है, IP के। यहाँ पर BC अभिलंबवत है किसके, BD के, अतः r किसके बराबर आ जाता है, 90 डिग्री माइनस IP, जैसे कि अभी आपको समझाया था। तो इस चित्र के लिए नीटा नहीं n21 या n कह सकते हैं साइन IP बटे साइन r, ये बराबर किसके आएगा, साइन IP बटे साइन 90 माइनस IP के, ठीक है। अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे कोस IP आ जाएगा और साइन IP बटे कोस IP है 10 IP, या 10 IP बराबर n के, या IP बराबर 10 इनवर्स n। यही होता है बूस्टर का नियम। ये स्पष्ट है कि बूस्टर कोण का मान केवल परावर्तक सतह के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो ये हमारा बूस्टर का नियम है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अपवर्तन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की। जैसा कि बूस्टर के नियम के अध्ययन के समय आपने समझा कि यदि कांच की शीट पर अध्रुवित प्रकाश या कह लीजिए साधारण प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित होता है, जबकि अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। अब यदि हम कांच की ऐसे ही अनेक परतें रखें और इसके समूह में से इस अपवर्तित प्रकाश किरण को गुजारें, तो जैसे जैसे ये कांच की शीट से दूसरी कांच की शीट में से अपवर्तित होगी, इसके ध्रुवता की मात्रा बढ़ती जाएगी और यही प्रक्रिया यदि अनेकों बार दोहराई जाए तो निर्गत अपवर्तित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होता है। तो इस प्रकार हम
अध्रुवित प्रकाश को अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पट्टिका का पुंज यानी कि पट्टिका का एक समूह रखा है। ठीक है, यह अध्रुवित प्रकाश है, इसको हम ध्रुवण कोण परावर्तित कर रहे हैं। ये परावर्तित प्रकाश है। परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित होता है, जबकि अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। अब जैसे जैसे एक परत से दूसरी परत से गुजरता जाएगा या अपवर्तित होता जाएगा तो इसके ध्रुवता की मात्रा बढ़ती जाएगी और अंततः जो ये निर्गत प्रकाश है, अपवर्तित निर्गत प्रकाश, ये समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था की सहायता से हम अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कर सकते हैं या अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हैं। अगली विधि की बात करें, द्वितीय अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। द्वितीय अपवर्तन क्या होता है? ठीक है, तो आप इसको इस तरह समझिए, दो प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, दो क्रिस्टल होते हैं। जैसे कि आपका एक कैल्साइट, एक आइसलैंड स्पार। ये नामक क्रिस्टल पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो दो भागों में अपवर्तित होती है, यानी कि एक प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात दो प्रकाश किरणों में अपवर्तित होती है। एक को बोलते हैं हम साधारण किरण, जो अपवर्तन के साधारण नियमों का पालन करते हैं, उसको दर्शाते हैं O किरण से। और दूसरी किरण होती है आपकी E किरण, असाधारण किरण, जो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती। ये दोनों किरण ही समतल ध्रुवित होती हैं। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इनमें विद्युत सदिश के कंपन परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, अब आप कैसे के पहचान करेंगे कौन सी साधारण किरण है, कौन सी असाधारण किरण है, अर्थात कौन सी O किरण है और कौन सी E किरण है। तो इसे हम इस चित्र की सहायता से समझेंगे। हम क्या करते हैं, कागज लेते हैं और कागज पर एक बिंदु बना लेते हैं। उसके ऊपर हम कैल्साइट क्रिस्टल या आइसलैंड स्पार नामक क्रिस्टल में से कोई सा भी एक क्रिस्टल रखते हैं। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें एक बिंदु के दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि द्वितीय अपवर्तन के कारण दो अपवर्तित किरण हमें प्राप्त होंगी और उन दोनों अपवर्तित किरणों से हमें दो प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। ठीक है, अब कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक या कह लीजिए साधारण प्रतिबिंब है और कौन सा असाधारण प्रतिबिंब है, यानी कि कौन सा साधारण किरण द्वारा निर्मित हुआ है और कौन सा असाधारण किरण द्वारा निर्मित हुआ है, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कागज को स्थिर रखते हुए हम क्रिस्टल को घुमाते हैं। तो जब हम क्रिस्टल को घुमाते हैं तो हम पाएंगे कि एक बिंदु अपने स्थान पर स्थिर बन रहा रहेगा, जबकि दूसरा बिंदु चलायमान होगा। जो बिंदु स्थिर है वो आपका साधारण प्रतिबिंब होगा, जिसका निर्माण साधारण किरण यानी कि O किरण के द्वारा हुआ होगा। ठीक है, जबकि जो बिंदु चलायमान होगा वो असाधारण प्रतिबिंब होगा, जिसका निर्माण असाधारण किरण द्वारा हुआ होगा। जैसे कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये कैल्साइट क्रिस्टल है, इसके द्वारा अपवर्तन के पश्चात दो अपवर्तित प्रकाश किरण प्राप्त होती है, एक E और एक O, दोनों ही समतल ध्रुवित हैं और दोनों में विद्युत सदिश के कंपन परस्पर अभिलंबवत हैं। ठीक है, O किरण अपवर्तन के साधारण नियमों का पालन कर रही है, जबकि E किरण इन नियमों का पालन नहीं करती है। तो इस प्रकार हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है द्वितीय अपवर्तन के द्वारा। इसके बाद अगली युक्ति या विधि निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म द्वितीय अपवर्तन पर ही आधारित होता है और इसे कैल्साइट क्रिस्टल से ही प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं कि कैल्साइट क्रिस्टल के दो पृष्ठ होते हैं, जो हम मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैल्साइट क्रिस्टल ले रहे हैं और जो कैल्साइट क्रिस्टल के फलक हैं उनके ये कोण एक 71 डिग्री होता है और दूसरा 109 डिग्री होता है, फलकों के ये कोण क्रिस्टल के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म निर्मित करने के लिए हम कैल्साइट क्रिस्टल को लेते हैं और उसके इन फलकों को इस प्रकार घिसते हैं कि जो 70 डिग्री वाला कोण है, 71 डिग्री वाला कोण, ये 68 डिग्री का हो जाए और जो 109 डिग्री का है वो आपका 112 डिग्री का हो जाए। इस तरह से हम इसको घिसते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस कैल्साइट क्रिस्टल को इस प्रकार काटते हैं मध्य से, या कह लीजिए इसके सबसे बड़े विकर्ण के अनुदिश, कि जो आपका मुख्य फलक है ये भाग इसके अभिलंबवत हो, यानी कि कोण कितने हो, 90 डिग्री का। और साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि निकोल प्रिज्म बनाने के लिए जिस कैल्साइट क्रिस्टल को लेंगे उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या हो, 3 गुनी हो। इस तरह से हम इसको लेते हैं। ठीक है, इसमें द्वितीय अपवर्तन विधि द्वारा ही हम ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करते हैं। अब हम जानते हैं द्वितीय अपवर्तन की प्रक्रिया में हमें दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरण प्राप्त होती है, एक E किरण और दूसरी O किरण। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर
पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा ओ किरण को तो रोक लेते हैं, जबकि ई किरण को क्रिस्टल से बाहर निर्गत होने देते हैं। इस कारण हमें अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो प्रक्रिया जैसा कि अभी आपको समझाया कि सबसे पहले करना क्या है कि क्रिस्टल के पृष्ठ के जो ये फलक हैं या कह लें इनके कोनों को इस प्रकार घिसते हैं कि ये 71 डिग्री से 68 डिग्री हो जाए और 109 डिग्री से 112 डिग्री हो जाए। उसके पश्चात इसको इस प्रकार काटते हैं कि जो ये कटा हुआ भाग है ये पृष्ठ इसके मुख्य पृष्ठ के अभिलंबवत यानी कि 90 डिग्री के कोण पर प्राप्त हो। उसके उपरांत इन दोनों टुकड़ों को घिसकर पारदर्शी सीमेंट जिसको हम बोलते हैं कनाडा बाल्सम उससे संयुक्त कर देते हैं। ठीक है, और उसके पार्श्व पृष्ठों पर, ये पार्श्व पृष्ठ है क्रिस्टल के, इन दोनों पर काला पेंट या काला रंग कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित होगा तो द्वितीय अपवर्तन के कारण हमें दो अपवर्तित प्रकाश किरण प्राप्त होगी, एक ई किरण और दूसरी ओ किरण। ओ किरण के लिए कैल्साइट का अपवर्तनांक 1.658 और कनाडा बाल्सम का 1.55 होता है। ठीक है, अब ओ किरण इस तरह से व्यवहार करेगी कि जैसे ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो। ठीक है, यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है और इसके लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, यानी कि कनाडा बाल्सम से गुजर नहीं पाएगी, यहाँ से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हुई इस पृष्ठ पर आएगी जिस पर काला रंग लगाया हुआ है। ठीक है, जिस पृष्ठ को काला किया गया है और काले रंग या किस काले पृष्ठ द्वारा ये अवशोषित हो जाएगी, यानी कि इस प्रकार ओ किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा अवशोषित हो जाती है और क्रिस्टल से बाहर नहीं निकल पाती। जबकि ई किरण के लिए कैल्साइट का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.468 होता है और कनाडा बाल्सम की तुलना में ये कम होता है, यानी कि ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करते हुए इस तरह से क्रिस्टल से बाहर निकल जाती है या निर्गत हो जाती है और इस प्रकार हमें अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये युक्ति कहलाती है निकोल प्रिज्म। ठीक है, जैसा कि अभी आपको समझाया, निकोल प्रिज्म द्वितीय अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओ किरण को हम रोक लेते हैं, ठीक है, और ई किरण को ही क्रिस्टल से बाहर निकलने दिया जाता है। आपको अभी समझाया था कि कैल्साइट क्रिस्टल का ऐसा टुकड़ा लेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई इसकी 3 गुनी हो, फलकों के किनारों को इस प्रकार घिसोगे कि आपका 71 डिग्री और 109 डिग्री का कोण घिसकर कितना हो जाए 68 डिग्री और 112 डिग्री हो जाए। ठीक है, उसके बाद इस टुकड़ों को इस प्रकार काट लें, काट तल मुख्य परिच्छेद के अभिलंबवत हो। ठीक है, यानी कि अर्थात फलकों के बड़े विकर्ण के समांतर हो। कटे हुए टुकड़ों को पॉलिश कर यानी घिस कर पुनः पारदर्शी सीमेंट कनाडा बाल्सम से जोड़ देते हैं। ठीक है, क्रिस्टल के ऊपर नीचे पार्श्व पृष्ठ को काला कर देते हैं और निकोल प्रिज्म पर अध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं। तो ओ किरण और ई किरण अपवर्तन के पश्चात हमें प्राप्त होंगी। ओ किरण के लिए कैल्साइट का अपवर्तनांक अभी आपको बताया था कि 0.658 और कनाडा बाल्सम का 1.55 से अधिक होता है। तो ये सघन से विरल की ओर जाते हुए, ठीक है, इसका आपतन कोण के लिए इसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है और काली सतह द्वारा पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाती है। जबकि ई किरण इसके लिए कैल्साइट का अपवर्तनांक 1.468 कनाडा बाल्सम की तुलना में या कनाडा बाल्सम के अपवर्तनांक की तुलना में कम होता है और ये प्रकाश किरण इससे पारगमित हो जाती है और प्रिज्म से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हमें निकोल प्रिज्म की सहायता से अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित होकर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। इसके अलावा अन्य विधियां जैसे पोलेराइड वगैरह द्विवर्णक, ये हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।